Good morning to all. Let us continue further into exempt income. तो बहुत सारी exempt income ऑलरेडी हम लोग ने देख ली. इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा आता है उसकी एग्जेम्पशन, देन इंटरेस्ट इनकम की एग्जेम्पशन. और इंटरेस्ट एग्जेम्पशन में तो हमने आपसे ये कहा है कि आपको पूरी लिस्ट याद रखनी है. वहां पे सेक्शन भी याद रखना है आपको, सेक्शन 10, 15. आइए नेक्स्ट देखते हैं. उसके बाद स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कॉस्ट मीट करने के लिए अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज एग्जेम्प्ट. ठीक है. यानी अगर आपको 10 लाख रुपए एजुकेशन के लिए मिलता है, स्कॉलरशिप फॉर द एजुकेशन, वो एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं देना. 1 करोड़ रुपए मिल जाता है, टैक्स नहीं देना, एग्जेम्प्ट है. एक बात बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है स्कॉलरशिप फॉर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन का मतलब? सपोज आपको स्कॉलरशिप मिलती है एजुकेशन के लिए. किस तरीके से मिलती है आपको बताते हैं. आपको विदेश में पढ़ाई करने के लिए पैसा मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है. जो फीस है वो है 10 लाख रुपए, आपको ये दिया गया है. वहां के हॉस्टल में रहने के लिए आपको 5 लाख रुपए दिया गया है. वहां पहुंचोगे, जाओगे भी तो अब हिंदुस्तान से जाना पड़ेगा. आपको जाने आने के लिए फेयर का पैसा दिया गया है, किराए का पैसा दिया गया है 1 लाख रुपया. आपको वहां पे एक्स्ट्रा एक्सपेंस, भाई कुछ छोटे मोटे अपने खर्चे भी तो लगेंगे वहां पे, उसके लिए मान लीजिए दे दिए गए आपको 2 लाख रुपया. आपको टोटल 10, 5, 15 और 3, 18 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली है. इसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा? क्योंकि लॉ क्या कहता है, ये ध्यान से सुन लीजिए. स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन की कॉस्ट मीट करने के लिए अगर आपको पैसा मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो टैक्स फ्री एग्जेम्प्ट है. इसमें से कितना एग्जेम्प्ट होगा 18 लाख रुपए में से? बताइए. ये कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है कि नहीं? 10 लाख रुपया फीस. हाँ ये है. ये हॉस्टल भी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है. हाँ है. हॉस्टल में नहीं रहोगे तो सड़क पे रहोगे क्या? इसके बिना पढ़ाई पूरी हो जाएगी? नहीं होगी. क्या 1 लाख रुपए का किराया किराए के नाम का दिया गया है ताकि आप फ्लाइट से चले जाएं उस देश में जहां पे आपको पढ़ाई करनी है, आने के लिए वहां से? क्या ये भी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है? यस. अरे आप जाओगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे वहां पे? क्या एक्स्ट्रा एक्सपेंस के लिए ये भी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है? यस. ये पूरा 18 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन का मतलब बस फीस नहीं होती, कॉलेज की स्कूल की फीस नहीं होती. कॉस्ट ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन की वजह से जितना भी खर्चा हो रहा है. विदेश जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो विदेश जाने का जो किराया लग रहा है फ्लाइट का, वो भी क्या है? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ही है. और ये पूरा पैसा टैक्स फ्री हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा. डेली एंड कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस एक्सेट्रा रिसीव बाई एमपीज एंड एमएलएस. एमपीज कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एमएलएस कौन है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. एमपीज वो हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और एमएलएस वो हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए हैं. पार्लियामेंट में कौन बैठती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, साथ में अपोजिशन पार्टी. और लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बैठती है? स्टेट गवर्नमेंट और साथ में अपोजिशन पार्टी. ठीक है. तो जो लोग भी पार्लियामेंट में मेंबर्स बैठे हुए हैं, दे आर कॉल्ड एमपीज, एंड दोज हु आर सिटिंग इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, दे आर एमएलएस. हमने आपको पहले भी बताया है कि अलाउंसेस का मतलब क्या है. अलाउंसेस का मतलब क्या है कि जब कोई बेनिफिट आप खुद से मैनेज कर लोगे, इसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है अलाउंसेस. जब आप जॉब में जाओगे ना, आप सब प्रोफेशनल बन जाइए, क्वालिफाई कर लीजिए. क्वालिफाई करने के बाद जब आप जॉब करेंगे तो आपको कंपनी बड़े सारे अलाउंसेस देगी. टेलीफोन अलाउंस. टेलीफोन अलाउंस का मतलब टेलीफोन का बिल इससे जमा कर लेना, उसके लिए. मेडिकल अलाउंस, सर्दी खांसी मलेरिया वगैरह होता है तो खुद से इलाज करा लेना, उसके पैसे. हाउस रेंट अलाउंस, किराए का खर्चा मैनेज करने के लिए पैसे. कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस का पैसा मैनेज करने के लिए पैसे.
ठीक है, तो आपको बड़े सारे अलाउंसेस मिलते हैं जिससे आप एक स्पेसिफिक बेनिफिट को अवेल करते हैं। ये जो एमपीज और एमएलए होते हैं ये तरह तरह के अलाउंसेस नहीं लेते हैं, ये सारे अलाउंस का मिला के एक अलाउंस है इनका, जिसको कहा जाता है डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस। ये जो सरकार चला रहे हैं ये लोग अलग अलग तरीके के अलाउंस नहीं लेते, इनको भारत सरकार की मतलब हिंदुस्तान से ये तरह तरह के अलाउंसेस नहीं उठा रहे हैं, ये हाउस रेंट अलाउंस और टेलीफोन अलाउंस और फलाना अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस को मर्ज कर दिया गया है और बना दिया गया है एक अलाउंस जिसका नाम है डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस। और बड़ी सुंदर कानून बनाया इन्होंने अपने लिए कि ये जो एमपी और एमएलए है इनको जो भी डेली और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलेगा ये एग्जेम्प्ट है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो सारे अलाउंस का तो एक अलाउंस बना दिए हैं सब, और उसको क्या बना दिए हैं, टैक्स भी बना दिए हैं। तो ये यही है ना, ये हमारे देश का कानून बनाने वाले हैं, तो अपने लिए तो अच्छा कानून बनाएंगे, ये अपने लिए सुंदर वाला कानून बनाए हैं। ठीक है, तो डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस रिसीव्ड बाय अ पर्सन बाय रीजन ऑफ हिज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी एक्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू अवार्ड और रिवार्ड। अवार्ड और रिवार्ड में अंतर समझते हैं आप, पहले तो ये बताएं कब अवार्ड कहा जाता है और कब रिवार्ड कहा जाता है, बताते हैं आपको। नहीं, जब मुझे मेडल मिलता है, ट्रॉफी मिलती है, तो इसको अवार्ड कहा जाता है। रिवार्ड जो होता है वो यूजुअली मनी होता है, 1 लाख रुपए मिल गया, 5 लाख रुपए मिल गया, उसको रिवार्ड कहते हैं। टेक्निकल अंतर ये है। अवार्ड का मतलब क्या होता है, कुछ मोमेंटो टाइप का मिल गया, कोई कप मिल गया, ठीक है, मेडल मिल गई, ट्रॉफी मिल गई, दैट इज कॉल्ड अवार्ड। रिवार्ड होता है मॉनिटरी पेमेंट, 5 लाख रुपए की चेक मिल गई है, दैट इज रिवार्ड। एनी पेमेंट मेड वेदर इन कैश और इन काइंड, एनी पेमेंट मेड वेदर इन कैश और इन काइंड शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स प्रोवाइडेड इट इज मेड। कोई भी आपको पेमेंट कैश या काइंड में मिलता है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, प्रोवाइडेड इट इज मेड इन परसुएंस ऑफ एनी अवार्ड, अगर वो आपको अवार्ड के रूप में मिला है, इंस्टीट्यूटेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, instituted by any other body and approved by the central government in this behalf। क्या कहता है, अगर आपको कुछ भी मिलता है कैश में या काइंड में, एक अवार्ड के रूप में मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कोई भी बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, जैसे ओलंपिक्स, इनसे अगर आपको अवार्ड मिलता है, ओलंपिक से आपको अवार्ड मिलता है, तो क्या ये एग्जेम्प्ट है? हाँ एग्जेम्प्ट है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ओलंपिक्स दे रही है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। तो कब कब अवार्ड एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जब वो किसके द्वारा मिला हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी बॉडी जो अप्रूव्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एज अ रिवार्ड, अगर आपको रिवार्ड मिलता है by the central government, state government for such purposes as may be approved by the central government in this behalf in the public interest। तो ऐसे वही बात कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको रिवार्ड मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको रिवार्ड मिलता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड किसी बॉडी से आपको रिवार्ड मिलता है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। तो बस कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए, कोई भी अवार्ड रिवार्ड वगैरह आता है, गवर्नमेंट से आता है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड बॉडी से आता है, तो वो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। एक बात बताइए, हमने अपनी एम्प्लॉय को खुश होके, कोई पर्टिकुलर काम से खुश होके 50,000 रुपए का रिवार्ड दे दिया, वो टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है? हम अपने एम्प्लॉय को रिवार्ड दे रहे हैं, उसके लिए टैक्सेबल है 50,000 रुपया या एग्जेम्प्ट हो जाएगा? टैक्सेबल है। गवर्नमेंट अगर रिवार्ड देती है तो एग्जेम्प्ट है, हम किसी को रिवार्ड देंगे तो वो उसके लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अब बताए क्यों गवर्नमेंट इसको टैक्सेबल बना रही है? गवर्नमेंट जानती है कि लोग कितने चालाक हैं। अब मेरा एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसकी सैलरी है पता है कितनी, 60,000 रुपए। वो हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा सर एक काम करिए ना, 60,000 की सैलरी देते हैं, बेकार में टैक्स लग जाता है। तो 60,000 रुपए की सैलरी का मतलब समझते हैं, साल का कितना हो गया, 7,20,000 रुपया। कह रहा 7,20,000 रुपए की सैलरी हो जाती है साल की, टैक्स लग जाता है। सर एक काम करिए ना, 10,000 रुपया महीना दीजिए वो सैलरी, तो साल का होगा 1,20,000 रुपए, टैक्स नहीं लगेगा। और हर महीने 50,000 रुपया रिवार्ड दे दिया करिए, रिवार्ड पे टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट जानती है लोग यही करेंगे, फिर हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी बांटने की जगह हर महीने रिवार्ड देने लग जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है कि देखिए बस रिवार्ड किसके द्वारा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव बॉडी,
तभी रिवार्ड एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। हमको भी जहां से पैसा मिलना होगा पता है हम भी क्या बोलेंगे, हम भी कहेंगे पैसा मत दो इस काम का, रिवार्ड दे दो हमको, दे देगा सामने वाला ताकि मेरा टैक्स बच जाए। गवर्नमेंट चला के, गवर्नमेंट भी जानती है कि यही होगा मार्केट में, इसलिए गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि हम देंगे, गवर्नमेंट कह रही है हम देंगे तब तो एग्जेम्प्ट है, तो गवर्नमेंट देगी तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी, व्हाट यू मीन बाय लोकल अथॉरिटी? गांव में होता है ग्राम पंचायत और शहर में होती है म्युनिसिपैलिटी, उसी को कहा जाता है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मीन्स ग्राम पंचायत, और शहर में क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल लीजिए या म्युनिसिपैलिटी बोल लीजिए। फॉलोइंग इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी आर एग्जेम्प्टेड। लोकल अथॉरिटी की इन इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। कौन कौन सी इनकम पे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक सेकेंड, इसको पढ़ते नहीं है, पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप बताइए जरा इनकम क्या क्या होती है, और द 5 एक्ट्स ऑफ इनकम के नाम बता दीजिए। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईयूएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब आ जाइए ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे। क्या ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास सैलरी की इनकम हो सकती है? अरे सवाल नहीं होता, सैलरी उनको मिलती है जो नौकरी करते इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। ग्राम पंचायत कैसे नौकरी करेगी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नौकरी कोई ना कर पाएगा। नौकरी कौन कर पाएगा? एक इंडिविजुअल, एक इंसान कर पाएगा। तो यानी म्युनिसिपैलिटी के पास या फिर ग्राम पंचायत के पास सैलरी की इनकम तो हो ही नहीं सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, हाँ ये हो सकती है। बिजनेस की इनकम, अब सच पूछो तो कोई ग्राम पंचायत का कभी सुना है ऐसे? ये देखो ये ग्राम पंचायत की दुकान है, ये ग्राम पंचायत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का शोरूम है। अरे ये लोग बिजनेस कहां करते हैं? इनको बिजनेस कोई ना करना होता है, इनका कोई बिजनेस होता ही नहीं है, सच पूछो। लेकिन भाई अब हम ऐसे कैसे कहते हैं कि हो ही नहीं सकता? हो तो सकता है ना, ये सैलरी में तो हमने बोल दिया नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। बिजनेस प्रोफेशन इनका हो सकता है, होता नहीं है, ये कहिए हो सकता है, होता नहीं है। कैपिटल गेन हो सकता है भाई, कैपिटल गेन होगा ही होगा। म्युनिसिपैलिटी के पास, ग्राम पंचायत के पास कितनी प्रॉपर्टी होती है जिसको वो बेचते हैं तो कैपिटल गेन होता है। और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी होगी, बहुत सारी प्रॉपर्टी पे किराए की इनकम आती है, ठीक है। हम तो वाराणसी में, और हम जानते हैं नगर निगम के पास बनारस में बहुत प्रॉपर्टी है, और वो सारी प्रॉपर्टीज किराए पे चल रही है, और करोड़ रुपए का किराया आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। हर जगह है ऐसा, हर जगह है। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन भी पॉसिबल है, प्रॉपर्टी को सेल करेंगे कैपिटल गेन होगा। आईयूएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हाँ भाई पैसा बैंक में पड़ा ही हुआ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ग्राम पंचायत का, उसके ब्याज की इनकम आती है, तो आईयूएस भी है। अब आइए पढ़ते हैं यहां क्या कहता है, अपने बुक में देखिएगा। इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, इनकम, फॉलोइंग इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी आर एग्जेम्प्टेड। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है, कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड है, आईयूएस एग्जेम्प्टेड है। हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, आईयूएस एग्जेम्प्ट है। बड़ी सुंदर बात, यही तो पॉसिबल ही है। हम पीजीबीपी में क्या कह रहे थे? हो सकता है लेकिन होता नहीं है, और ये सैलरी तो हो ही नहीं सकता। बचा तीन ही इनकम जनरली देखने को मिलता है, एक हाउस प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, कैपिटल गेन और आईयूएस, और तीनों पे टैक्स नहीं लगता। यानी कुल मिला के बच्चों ऐसा कह सकते हो आप कि ये जो ग्राम पंचायत होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, इनको टैक्स नहीं देना होता। कह सकते हो ऐसा, खुल के नहीं, खुल के नहीं। थ्योरेटिकली गलत हो जाओगे, प्रैक्टिकली सही हो। थ्योरेटिकली गलत हो जाओगे लेकिन प्रैक्टिकली सही हो कि इनको टैक्स नहीं देना होता, क्योंकि इनकी जो आमदनी होती है वो एचपी, सीजी और आईयूएस की होती ही है, और वो तीनों ही एग्जेम्प्ट है। बिजनेस की इनकम टैक्सेबल होगी, और बिजनेस कोई करता नहीं है। कौन सी ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अपना बिजनेस है, ठीक है। बहुत करते हैं, तो ये क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको वाटर सप्लाई करता है, जो हम वाटर टैक्स भरते हैं वो पानी देता है हमको, हम उसका पेमेंट करते हैं उसको, ठीक है।
और बहुत सारी केसेस में बिजली भी कहां से आती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आती है, या बिजली का पैसा उसको देते हैं। और भी आपको कुछ बताएं। अच्छा, कभी कभी आपको ये देखने को मिलता है कंट्रोल शॉप, आपने सुना है? कंट्रोल शॉप कहते हैं ये लोकल अथॉरिटीज की शॉप होती है जहां पे सस्ते राशन मिलते हैं गरीबों के लिए, उसको कंट्रोल शॉप्स बोला जाता है। लोकल अथॉरिटीज वो शॉप्स को चलाती है जहां पे राशन सस्ते रेट में गरीबों के लिए दिया जाता है। वहां पे भी मार्जिन होती है, वहां पे सस्ते रेट पे भले दिया जा रहा है। जो मार्केट में अगर कोई चीज की, मान लीजिए हमें तो मालूम भी नहीं है, गेहूं का रेट मान लो मार्केट में 20 रुपया है, तो हो सकता है वहां पे 8 रुपया मिल रहा हो, लेकिन 8 रुपए में भी लोकल अथॉरिटी कमा रही है। पता है क्यों कमा रही है? क्योंकि गवर्नमेंट उसको हो सकता है 6 रुपए में दी हो, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर कर रही है ना, वो तो जितना भी सब्सिडी है सस्ता हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट 20 रुपए में खरीद के 6 रुपए का दे रही होगी लोकल अथॉरिटी को, और लोकल अथॉरिटी फिर 8 रुपए का बेच रही होगी। ठीक है, तो एक ये वाला काम जरूर ये लोग करते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ कमोडिटी और सर्विस, कोई कमोडिटी या सर्विस ये सप्लाई करते हैं। ठीक है, नॉट बीइंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी करेंगे वो भी। विद इन इट्स ओन जुरिडिक्शनल एरिया, कोई भी लोकल अथॉरिटी अपने एरिया में कमोडिटी की सप्लाई और सर्विस की सप्लाई करती है तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। लो तो बचा क्या भैया, यही तो और बचा था, यही तो मेन। अगर धंधे के नाम पे कुछ करते हैं तो यही तो करते हैं, कमोडिटी और सर्विस वगैरह अपने एरिया वाले लोगों को देते हैं कंट्रोल शॉप खोल के, वो भी टैक्स फ्री है। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी विद इन और आउटसाइड इट्स ओन जुरिडिक्शनल एरिया, और जहां तक रही बात पानी और बिजली की, तो वो तो अपने एरिया में दे या बाहर वाले गांव में भी दे दें। एक गांव से बिजली जा रही है दूसरे गांव तक, पानी जा रहा है दूसरे गांव तक, तो दूसरे गांव से भी जो पैसा आ रहा है वो भी टैक्स फ्री है। तो कमोडिटी तो अपने गांव में बेचना है, कमोडिटी तो अपने शहर में बेचना है मात्र, और वहां वाली इनकम एग्जेम्प्ट है। लेकिन बिजली पानी तो बाहर वाले गांव से आ रही है, बाहर वाले शहर से आ रही है, तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। कहीं कोई तकलीफ तो नहीं ना हो रही है? ठीक है, तो कुल मिला के आप समझ लीजिए क्या क्या एग्जेम्प्ट है। फिर से बोलते हैं, हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है आईयूएस, हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन आईयूएस, और फिर उसके बाद कमोडिटी और सर्विस विद इन द सेम, विद इन इट्स ओन जुरिडिक्शनल एरिया, एंड वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनी एरिया। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्सप्रेशन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन लोकल अथॉरिटी मीन्स, लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है? गांव में बोला जाता है पंचायत, और शहर में इन तीनों में से कोई भी एक नाम बोला जाता है। कुछ भी बोल लो, तीनों एक ही चीज है। ये है शहर के लिए, दिस इज फॉर अर्बन, एंड पंचायत इज फॉर रूरल एरिया, गांव के लिए। अर्बन में हम क्या बोलते हैं? म्युनिसिपैलिटी भी बोलते हैं, म्युनिसिपल कमिटी भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी बोलते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड भी बोलते हैं। ये एक ही है, अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही नाम है। चाहे म्युनिसिपैलिटी बोलो, कैंटोनमेंट बोर्ड बोलो, म्युनिसिपल कमिटी बोलो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बोलो, जो मन में आए वो बोलो। ठीक है, आगे देखिए, इनकम ऑफ एन अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, जो लोग भी रिसर्च करते हैं उनकी इनकम एग्जेम्प्टेड है। देखिए, रिसर्च से ही देश में डेवलपमेंट होता है। अगर हम रिसर्च करेंगे तभी तो नई नई चीज पैदा होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट हमारी रिसर्च को इंकरेज करती है। तो जो लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है तुम्हारी इनकम टैक्स फ्री। Income of an association which is approved for the purpose of carrying on any research, whether in the nature of scientific research, चाहे वो scientific research हो या फिर research in the field of social और statistical research हो। scientific research होगा तो भी income exempt है, social और statistical research होगा तो भी exempt है। scientific research तो आप समझते हैं, scientific research तो आप समझते हैं। ठीक है, सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च आपको बता देते हैं वो क्या होता है। जैसे आप इकोनॉमिक्स में डाटा पढ़ते हैं, भारत की जनसंख्या इतनी है, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज 10, इतने लोग हमारे देश में एड्स से ग्रसित हैं, इतने लोगों को हमारे देश में पोलियो है, मेल फीमेल का सेक्स रेशियो इतना है, देश में लिटरेसी रेट इतना है, इस स्टेट की लिटरेसी रेट सबसे हाई है, मतलब यहां पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा है।
इनकम टैक्स पेयर्स इतने हैं, इनकम टैक्स की टोटल कलेक्शन इतनी है, इतने लोग हिंदुस्तान में गरीबी रेखा के नीचे हैं। सब डाटा पढ़ते हैं ना, कहां से आता है ये डाटा? These data are result of social and statistical research. जिस तरीके से इस डाटा को कलेक्ट किया जाता है उसी को कहा जाता है सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। हम भारत की जनसंख्या बता रहे हैं तो कैसे गिनती मांगनी पड़ेगी ना। ये क्या कर रहे हैं हम? सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये जो हम जितने डाटा बताए ना, लिटरेसी रेट, पोलियो से कितने लोग ग्रसित हैं, एड्स कितने लोगों को है, जो भी ये सारी डाटा, these data are result of social and statistical research. ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। दवाइयों का फॉर्मूला बनाना, एटॉमिक एनर्जी बनाना, तो परमाणु बम फलाना धमाका, ये सब क्या है? साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, एरोप्लेन, अब मिट्टी के तेल से गाड़ी चलेगी, पानी से गाड़ी चलेगी। ठीक है, ये सब डिस्कवरी क्या है? साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, इनकम ऑफ स्पेसिफाइड न्यूज एजेंसी। न्यूज एजेंसी क्या है? जितने भी न्यूज चैनल है, प्रिंट मीडिया है, न्यूज चैनल जैसे कि आज तक, जी न्यूज, ठीक है, दैनिक जागरण, अब ये आज तक, जी न्यूज, ये सब तो हो गए न्यूज चैनल। जितने प्रिंट मीडिया है जैसे कि दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला, इन सब की इनकम भी एग्जेम्प्ट है, इनको टैक्स नहीं देना होता। इनकम ऑफ स्पेसिफाइड न्यूज एजेंसी, इनकी इनकम एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड इनको अपना सारा पैसा न्यूज के कलेक्शन में लगा देना है। एक बात बताइए, इनके पास इनकम कहां से आती है? ये जो 3 रुपया का अखबार आपको बेचते हैं या 3.5 रुपए का अखबार बेचते हैं, इसमें इनको इनकम आ जाती है। आपको पता है, जो आप 3 रुपए में, 4 रुपए में जो भी न्यूज़पेपर खरीदते हैं, उसकी पेपर की कॉस्ट 3 रुपए 4 रुपए से ज्यादा है, प्रिंटिंग की कॉस्ट 3 रुपए 4 रुपए से ज्यादा ही हो जाएगी। वो इतना सस्ता क्यों मिलता है? तो गवर्नमेंट उस पेपर पे सब्सिडी देती है। सबसे पहले तो आपको ये बताएं, गवर्नमेंट उस पेपर पे सब्सिडी देती है, इससे पेपर सस्ता हो जाता है। ठीक है, फिर भी हमको ये मालूम है कि प्रिंटिंग कॉस्ट मिला के 3-4 रुपए से ज्यादा ही पड़ेगा। जो अखबार वालों की आमदनी आती है वो एडवर्टीजमेंट से आती है, जो एड छापते हैं न्यूज़पेपर में, उससे आती है। ठीक है, जो न्यूज चैनल चलते हैं सारे, उनको इनकम कहां से मिलती है? क्योंकि न्यूज जितना वो लाते हैं उसमें पैसे लगते हैं। जो बंदा न्यूज कलेक्ट कर रहा है, कहीं आग लगी है, कहीं कुछ हुआ है, कहीं भूकंप आया है, तो जो बंदा न्यूज कलेक्ट कर रहा है, वहां पे शूटिंग कर रहा है, उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं, मिल थोड़ी ना रहे हैं। कहीं बम ब्लास्ट हुआ है, हम न्यूज को कवर करने के लिए गए हैं, तो पैसा कोई ना मिलेगा कि आओ कोई आया है बम ब्लास्ट कवर करने के लिए, पैसा नहीं मिलेगा। वहां तो पैसे खर्च हो रहे हैं न्यूज को कलेक्ट करने में। पैसा कहां से मिलेगा? पैसा मिलता है एडवर्टीजमेंट से। तो जितना पैसा एडवर्टीजमेंट से आ रहा है, अगर वो न्यूज एजेंसी सारा पैसा न्यूज के कलेक्शन में लगा दे, तो जो भी इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आप कहोगे सर, अगर जितना पैसा एडवर्टीजमेंट से आ रहा है सारा का सारा हमने न्यूज के कलेक्शन में लगा दिया, तो इनकम बची ही कहां कि टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो समझाते हैं इस बात को। मुझे एडवर्टीजमेंट से इस बार आए 100 करोड़ रुपए, ठीक है, और टोटल न्यूज की कलेक्शन में लगा कितना? 90 करोड़ रुपए। तो बच्चों 10 लाख रुपए क्या है? मेरी इनकम है। लेकिन इस पे टैक्स नहीं लगेगा। मुझे ये बोलना होगा, कोई बात नहीं, ये 10 करोड़ रुपए जो बचा है ना, मैं इसको घर नहीं ले जा रहा हूं। राज अग्रवाल का ये न्यूज चैनल है, लेकिन राज अग्रवाल इस 10 करोड़ को अपने घर नहीं ले जा रहा है। ये 10 करोड़ रुपए पड़ा है न्यूज चैनल के पास ही, और इसको मैं खर्च कर दूंगा न्यूज के कलेक्शन में। तो इस 10 करोड़ रुपए की आज इस साल जो बचत हुई है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, एक बात बताइए, मैं भी कोचिंग क्लास चलाता हूं, जो मेरे इस साल की बचत होती है, ठीक है, क्या मैं सरकार को कह दूं मैं ये पैसा खर्चा कर दूंगा तो मुझे टैक्स मत लो? अरे नहीं, मुझे तो देना ही है। न्यूज वालों के साथ ये फायदा है कि अगर वो ये कहते हैं कि मैं ये जो बचत है इसको भी न्यूज के कलेक्शन में लगा दूंगा, तो टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो इनकी इनकम एग्जेम्प्टेड है, जो भी इनकी इनकम आ रही है, क्योंकि सारी न्यूज एजेंसी जितना पैसा बचता है वो कहती है मैं न्यूज के कलेक्शन में लगा दूंगी, और पैसा एग्जेम्प्टेड चलता है।
एक बार मैं यही बात कह रहा था तो बच्चे मुझसे कह रहे थे तो फिर सर न्यूज एजेंसी चलाने का फायदा ही क्या है? जितना पैसा आ रहा है सारा का सारा आप रख ले रहे हो, अपने घर कुछ ले जा ही नहीं रहे हो। राज अग्रवाल का अगर न्यूज चैनल है, राज अग्रवाल अपने घर कुछ ले जाते ही नहीं, तो फायदा क्या है न्यूज चैनल चलाने का? फिर आप सब कर क्यों रहे हैं ये बिजनेस? ध्यान दीजिए, ये जो 90 करोड़ रुपए का खर्चा है, इसमें क्या खर्चा आया है? जितने लोग यहाँ पे ऑफिस में काम कर रहे हैं सबकी सैलरी चार्ज हुई है, तो क्या मैं अपना खर्चा भी चार्ज करूंगा कि नहीं? मैं भी अपना खर्चा चार्ज करता हूं। मैं कहता हूं मैं डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन लूंगा न्यूज चैनल से, और हर महीने कितना उठा रहा हूं? 1 करोड़ रुपए उठा तो रहा हूं, साल भर में 12 करोड़ रुपए अपने घर ले तो गए। फिर पैसा तो निकाल ही रहे हैं, हम न्यूज चैनल चला रहे हैं तो अपनी सैलरी तो ले ही रहे हैं न्यूज चैनल से। ठीक है, फायदा है। आप ये मत समझिएगा, आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी आप छोटे हैं। ठीक है, और ये मेच्योरिटी लेवल आ जाएगी, थोड़े से क्लास में और कर लेंगे तो आपको बात समझ में आने लग जाएगी सारी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने घर नहीं ले जा रहे हैं, पैसा ले जा रहे हैं। हाँ, प्रॉफिट के नाम पे नहीं ले जा रहे हैं, तनख्वाह के नाम पे ले जा रहे हैं, बस अंतर इतना है। मेरा ही न्यूज चैनल है लेकिन हम प्रॉफिट के नाम पे पैसा नहीं ले जा रहे हैं। कह रहे हैं मेरी सैलरी है, भाई हम भी तो काम कर रहे हैं न्यूज चैनल में, बाकी स्टाफ पैसा लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम फोकट का काम करेंगे, तो हम भी सैलरी उठा रहे हैं और अपनी सैलरी जबरदस्त उठा रहे हैं। बाकी इंप्लॉय 50,000 रुपया महीना उठाते हैं, 1 लाख रुपया, हम 1 करोड़ रुपया उठाते हैं। न्यूज चैनल ज्यादा कमाने लग जाएगी, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, हम 2 करोड़ रुपया उठाने लग जाएंगे महीने का। बात समझ में आ गई? चलो बच्चों, ठीक है। तो जो बचेगा वो क्या है, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। Any income of such news agency set up in India solely for collection and distribution of news, as the central government may notify in this behalf, is totally exempt provided the news agency applies its income solely for collection and distribution of news and does not distribute its income to its member. Totally exempt होगा provided, एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी इनकम आ रही है उसे कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज, न्यूज के कलेक्शन और न्यूज के डिस्ट्रीब्यूशन। कलेक्शन का मतलब न्यूज को पाना और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब न्यूज को पब्लिक तक पहुंचाना। इसमें सारी इनकम को खर्च कर देना है और इनकम मेंबर को नहीं बांटना है। मेंबर का मतलब दोज हु आर शेयर होल्डर, राइट, जिनके पैसे लगे हुए हैं उनको नहीं बांटना है। तो कहां बांट रहे हैं? हमने पैसा लगा के न्यूज एजेंसी चलाई तो हम पैसा नहीं ले रहे हैं, प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, हम तो काम जो करते हैं उसका मेहनताना ले रहे हैं भाई, अपनी सैलरी ले रहे हैं, प्रॉफिट कभी नहीं लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अगला देखिए, इनकम ऑफ प्रसार भारती। प्रसार भारती जानते हैं क्या होता है? आजकल के बच्चे प्रसार भारती क्या जानेंगे? ठीक है, यूट्यूब के समय में पैदा हुए हैं, वो प्रसार भारती क्या समझेंगे? ऑल इंडिया रेडियो को कहते हैं, ऑल इंडिया रेडियो। दूरदर्शन, दूरदर्शन कौन जानता है? जी न्यूज के समय में पैदा होने वाले लोग। ये जो ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, इसको कहा जाता है प्रसार भारती। इनकी इनकम एग्जेम्प्टेड है। इनकम ऑफ प्रसार भारती, दैट इज द ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को? आगे देखिए, अब इनकम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेक्शन 1023C। इनकम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सेक्शन याद करना पड़ेगा आपको, सेक्शन 1023C। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इनकम एग्जेम्प्टेड है। देखिए किसकी है? इनकम ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच एग्जिस्ट सोनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। पता है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ किस लिए? एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा है। and not for the purpose of profit is exempt from tax. बेसिकली वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिनका पर्पस सिर्फ एजुकेशन इंकरेज करना, प्रमोट करना है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। If government grant to such educational institution exceeds 50% of total receipt, including any voluntary contribution. If government grant to such educational institution exceeds 50% of the total receipt, including any voluntary contribution. क्या कहता है? कहता है कि मान लीजिए कोई एक स्कूल है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुई, इसके पास फीस के नाम से आता है 60 लाख रुपया और 70 लाख रुपया आता है गवर्नमेंट का ग्रांट। ये फीस 60 लाख रुपए और ये गवर्नमेंट ग्रांट, कुल मिला के कितना हो गया? 130 लाख।
कह रहे हैं अब आप चेक कीजिए कि जो उसके पास टोटल पैसा है, दिस इज टोटल रिसिप्ट, दिस इज कॉल्ड टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट के 50% से ज्यादा अगर गवर्नमेंट ग्रांट है तो ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इनकम एग्जेम्प्ट होगी। इसका 50% कितना होता है? 65 लाख। 50% ये होता है। क्या उससे ज्यादा गवर्नमेंट का ग्रांट है? हाँ, उससे ज्यादा गवर्नमेंट का ग्रांट है, इसलिए ये इसकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड होगी। बेसिकली ऐसी स्कूल कॉलेजेस जिसमें आधे से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट से ही आ जा रहा है, हम उसको सरकारी स्कूल और कॉलेज ही कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो इंस्टीट्यूशन है उनकी इनकम एग्जेम्प्टेड होगी। If the aggregate annual receipt do not exceed the amount of annual receipt as may be prescribed, that is 1 crore. अगर 1 करोड़ रुपए तक की आपकी एनुअल रिसिप्ट है तो भी आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी सेक्शन 1023C में, लेकिन प्रोवाइडेड भाई वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि आप प्रॉफिट नहीं कमाते हो, आप सिर्फ और सिर्फ किस लिए हो? एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हो। फिर एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अदर देन दोज मेंशन्ड अबव, कोई भी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अदर देन दोज मेंशन्ड अबव, जो ऊपर बताए गए हैं उसके अलावा, विच इज अप्रूव बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, अगर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव कर दिया गया, और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कौन है पता है? चीफ कमिश्नर। अगर चीफ कमिश्नर किसी भी यूनिवर्सिटी या दूसरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अप्रूव कर देता है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम, आप 1 करोड़ कमाते हो, 10 करोड़ रुपए आपकी रिसिप्ट है, 100 करोड़ रुपए रिसिप्ट है, आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लेकिन चीफ कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए। चीफ कमिश्नर कौन होता है मैं आपको बताता हूं। चीफ कमिश्नर हाईएस्ट अथॉरिटी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। चीफ कमिश्नर के नीचे आता है कमिश्नर, ठीक है, फिर एडिशनल कमिश्नर होते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं, फिर उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, उसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स होता है। मतलब अभी नहीं करना, लास्ट क्लासेस में जब हम लोग एकदम अंत पे होंगे ना इनकम टैक्स के, तो ये सब बातें करेंगे। चीफ कमिश्नर जो होता है वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर वाले ओहदे पे बैठा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा ओहदा होता है, उसे कहते हैं चीफ कमिश्नर। ठीक है, चीफ कमिश्नर से परमिशन लेनी होगी तो यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इररिस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ रिसिप्ट, आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी 1023C। ठीक है, तो किनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है 1023C में? नंबर 1, जिनको 50% से ज्यादा गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है, जिनकी 1 करोड़ रुपए तक की रिसिप्ट है, और तीसरा चीफ कमिश्नर से अगर अप्रूवल ले लिया तो चाहे कितनी भी रिसिप्ट हो। लेकिन तीनों ही केसेस में इस बात का ध्यान रखना होगा कि पर्पस एजुकेशनल होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग पर्पस नहीं होना चाहिए। और तीसरे पॉइंट की जहां तक बात रही, प्रैक्टिकली रिडंडेंट पॉइंट है कि आज की तारीख में कोई भी चीफ कमिश्नर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एग्जेम्पशन 1023C में नहीं देता है, क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं होता है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो तो आप प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं हो। वो कहता है आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट कमाने के लिए खोला है, आप एजुकेशन थोड़ी ना प्रमोट कर रहे हो। यू हैव स्टार्टेड दिस एंटिटी ओनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट, एंड देयरफॉर आप देख लीजिए प्रैक्टिकली कहीं भी देखने को सुनने को नहीं मिलता कि चीफ कमिश्नर अप्रूवल दे देता हो। ठीक है, तो 1023C में नॉर्मली आपको वही देखने को मिलेंगे जो सरकारी ग्रांट पे चल रही है, स्कूल कॉलेजेस, उनको एग्जेम्पशन यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने को मिलती है। 1023C में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, एक और एग्जेम्पशन यहाँ पे दी गई है, और वो एग्जेम्पशन हॉस्पिटल्स के लिए है। इनकम ऑफ हॉस्पिटल ये एग्जेम्प्टेड 1023C में। इनकम ऑफ हॉस्पिटल ये एग्जेम्प्टेड 1023C में। इनकम ऑफ द फॉलोइंग हॉस्पिटल विच एग्जिस्ट सोली फॉर फिलेंथ्रोपिक पर्पसेस एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फिलेंथ्रोपिक का मतलब होता है वेलफेयर। अगर हॉस्पिटल वेलफेयर पर्पसेस के लिए बनाया गया है, कमाने के लिए नहीं बनाया गया है, तो उसकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, 3 चीजें हैं, ये बेसिकली और होता है ये सब और ठीक है, मतलब ये इसको भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ये सेपरेट पॉइंट है, इसको भी मिल जाएगी, इसको भी मिल जाएगी। पहला पॉइंट क्या है? एकदम सेम चीज है कि टोटल रिसिप्ट के 50% से ज्यादा गवर्नमेंट का ग्रांट है। दूसरा क्या है कि आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए तक का है। और तीसरा क्या है कि चीफ कमिश्नर से अप्रूवल ले लो, जो इनकम टैक्स में सबसे ऊपर ओहदे पे बैठा है, तो चाहे कोई भी रिसिप्ट को एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब आप वेलफेयर पर्पसेस के लिए हो, फिलेंथ्रोपिक पर्पसेस के लिए हो, एंड यू आर नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अंडरस्टूड? इनकम ऑफ स्वच्छ भारत कोष एंड क्लीन गंगा फंड।
मोदी जी की देन है। ये दो नए फंड बनाए गए हैं, स्वच्छ भारत कोष और क्लीन गंगा फंड। स्वच्छ भारत तो शायद सभी कोई जानता है। स्वच्छ भारत कोष क्या है? एक फंड गवर्नमेंट ने बनाया है भारत को स्वच्छ बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है गवर्नमेंट। क्लीन गंगा फंड क्या है? ये फंड बनाया गया है जिसके पैसे को यूज किया जाएगा गंगा की साफ सफाई के लिए। ठीक है, तो इस फंड में भाई लोग पैसे तो डाल ही रहे हैं, तो क्या वो उस फंड की इनकम है? गवर्नमेंट ने बना दिया एक सेक्शन की नहीं, इस फंड में जो भी पैसा आएगा वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत कोष में आप पैसा डालेंगे तो स्वच्छ भारत कोष को टैक्स नहीं देना है उस पर। ध्यान से सुनिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? जो पैसा डाला उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये रहा डब्बा, इस पे क्या लिखा हुआ है? स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ भारत कोष, और क्या बना हुआ है? गांधी जी का चश्मा। ठीक है, मैं चश्मा ठीक नहीं बनाया लेकिन चलिए मान लीजिए ये चश्मा है। स्वच्छ भारत कोष, इसमें मैंने पैसे डाले तो इस स्वच्छ भारत कोष की ये इनकम नहीं है, वो एग्जाम कर दिया गया। ठीक है, तो इस फंड में जितना भी पैसा आ रहा है वो टैक्स फ्री, उस पर टैक्स नहीं देना है स्वच्छ भारत कोष को। बिल्कुल वही बात क्लीन गंगा फंड में है। क्लीन गंगा फंड में जितना भी पैसा आ रहा है उस पर क्लीन गंगा फंड को टैक्स नहीं देना है। अगला देखिए, any income of venture capital company or venture capital fund from investment in venture capital undertaking। वेंचर कैपिटल कंपनी और वेंचर कैपिटल फंड एक ही चीज होता है, ये एक चीज है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है कहां पे? वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में, और इसलिए इनको जो इनकम आती है वो एग्जेम्प्ट है। फर्स्ट समझाना पड़ेगा आपको कि ये वेंचर कैपिटल कंपनी क्या होता है, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग क्या होता है। अंडरटेकिंग, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग अलग चीज है, लेकिन वेंचर कैपिटल कंपनी या फंड एक ही चीज है। चाहे वेंचर कैपिटल कंपनी कह लो या फंड कह लो, एक ही बात है। समझाते हैं आपको। ये रहा वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग और ये रहा वेंचर कैपिटल कंपनी कह लो या वेंचर कैपिटल फंड कह लो, दोनों एक ही बात होती है। वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग क्या चीज होती है? वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग वो अंडरटेकिंग है या फिर कह लीजिए वो बंदा है, इंडिविजुअल के टर्म से पहले बात करते हैं। ऐसे समझिए कि एक बंदा है हाईली क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड, उसने ऑस्ट्रेलिया से एमबीए कर रखा है, ठीक है, अमेरिका में से सीपीए कर रखा है, ठीक है, सीएफए भी कर रखा है उसने। thereafter इंडिया में जितने भी कोर्सेज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, राइट, उन सब में ऑल इंडिया रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। ठीक है, सीएफए में, सीपीए में भी बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड रैंक्स वगैरह उसकी आई हुई है। मतलब हाईली टेक्निकल बंदा है, ह्यूज नॉलेज। ऐसे कहते हैं कि इन हजारों लाखों में करोड़ों में जो एक दिमाग होता है वैसा कोई दिमाग है उसके पास। ये तो हो गई उसके दिमाग की बात, लेकिन अगर हम उसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो शायद उसकी जेब में कभी 10 से बड़ा नोट आपको देखने को मिल जाए, अगर पैसे नहीं है उसके पास। और ये जो पढ़ाई किया है आपने, ये कैसे किया? ये सब स्कॉलरशिप पे। हर अगली पढ़ाई के लिए उसको स्कॉलरशिप हमेशा से मिलती रही है, गवर्नमेंट से, कई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। ही वॉज सो ब्रिलियंट, उसको हर कोई स्पॉन्सर करने को तैयार होता था उसकी एजुकेशन को। ठीक है, तो इस तरीके से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की है। उसके पास जबरदस्त आइडियाज हैं। कभी आप उसके साथ बैठो, वो ऐसे बताता है, अगर मुझे 10 लाख करोड़ रुपए मिल जाए ना तो मैं ये बिजनेस करूंगा और ऐसे पैसा बना लूंगा। बात करता है 10 लाख करोड़ की और जेब में 10 रुपया भी शायद ही हो, इससे नीचे बात नहीं करता है। अगर 100 लाख करोड़ रुपए होते तो ये वाला काम हो जाएगा और इससे इतना पैसा बन जाएगा। दिमाग है तो निश्चित है बात भी बड़ी बड़ी आती है। वैसी अपने लेवल की बात करता है, अपने दिमाग के लेवल की, फाइनेंशियल लेवल नहीं, क्योंकि जेब में कुछ नहीं है, फटे हाल है। अब एक बात बताइए, ऐसा बंदा अगर बिजनेस करना चाहता है तो बैंक लोन देगी कि नहीं? आप ये बताइए। हाईली क्वालिफाइड है, जबरदस्त नॉलेज है, बैंक पैसा देगी कि नहीं?
नहीं देगी। कोई बैंक उसको पैसा नहीं देगी, क्योंकि बैंक पैसा उसको देती है जिसके पास पैसे होते हैं। आज मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं तो हम 1000 करोड़ रुपए का कर्जा ले सकते हैं। बैंक पैसा देती है विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को, जिसके पास ऑलरेडी पैसा है। नॉलेज से पैसा थोड़ी ना मिलता है, आपको पहले करके दिखाना पड़ता है कि मैं कर सकता हूं। अभी तो उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, पता नहीं वो बिजनेस कर भी पाएगा कि नहीं। प्रैक्टिकली दुनिया को करके थोड़ी ना दिखाया उसने, आज तक कमा के किसी को थोड़ी ना दिखाया है। पहले कमा के दिखाओ, कमाने की एबिलिटी है कि नहीं, तब बैंक पैसा देती है। और फिर बैंक भी आपको प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन तो लगाने को कहती ही है, लेकिन कुछ तो पैसा लगाना ही पड़ेगा। अगर 1 लाख करोड़ रुपए तुम बैंक से कह रहे हो कि दे दीजिए, तो निश्चित है कुछ करोड़ तो खुद के भी लगाने पड़ेंगे, और उसके पास तो 1 रुपया नहीं है लगाने के लिए। ऐसे लोगों को पैसा कौन देता है, वो कहलाता है वीसीसी। अभी तक जो मैं कहानी बता रहा था वो था वीसीओ, ये है वो बंदा। हाईली नॉलेजेबल वाला बंदा बता रहे थे, ये है हाईली नॉलेजेबल बंदा। ठीक है, पैसे कुछ नहीं। और वीसीसी कौन है? जबरदस्त पैसा है, ह्यूज पैसा है, पैसे की कोई कमी ही नहीं है। 1-8 लाख करोड़ रुपए चले भी जाए ना तो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, इनका काम ही है रिस्क लेना। ये लोग ऐसे धंधे में पैसा लगाते हैं जहां से 1 लाख करोड़ रुपए 10 लाख करोड़ रुपए तुरंत बन जाए, और या फिर अगर डूब भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीसीसी जो वेंचर कैपिटल कंपनी होती है, वेंचर कैपिटल फंड होती है, ये लोग तो तलाशते रहते हैं ऐसा कोई मिल जाए वीसीयू जैसा, जिसके पास ह्यूज नॉलेज और अपनी नॉलेज को अप्लाई करके पैसे को मल्टीप्लाई करा दे, तुरंत मल्टीप्लाई करा दे, खूब जबरदस्त कर दे। ऐसे लोग इनको पैसा देते हैं, ये फंड देते हैं। ठीक है, अब वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, ये जो नॉलेज वाला बंदा था, ये धंधा शुरू करता है, पैसे कमाता है। अब पैसे कमाता है तो इसको क्या देता है? अब ये इनकम देगा कि नहीं? बिल्कुल देगा। अरे यही सारी एग्रीमेंट करके तो वीसीसी ने पैसा दिया होगा कि तुम जब कमाओगे तो इतना पैसा मैं लूंगा, और ज्यादा पैसा यही ले लेगा वीसीसी। सारा पैसा लगा के बिजनेस तो यही करवाया है ना, तो अब इसके पास इनकम आने लगती है। और गवर्नमेंट कह रही है ये वीसीसी, तुम तो भगवान का रूप हो वीसीसी, कितने अच्छे लोग हो तुम लोग ऐसे नॉलेजेबल लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते हो। ये तुम ही लोग हो वीसीसी जिसकी वजह से वीसीयू आगे बढ़ता है, नहीं तो बेचारा नॉलेज को घर में क्या कर रहा होता, अचार बना के रख लिया होता और डिग्रियों का पापड़ सेक रहा होता। ये तो तुम्हारी वजह से उसने इनकम कमाया है। ये इनकम जो तुम्हारे हाथ में आएगी ना वीसीसी, इस पे मैं टैक्स नहीं लूंगा, एग्जेम्प्ट कर दूंगा, ये सरकार कह रही है। भाई सरकार भी इंकरेज करेगी कि नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं वीसीसी लोग? कर रहे हैं। तो इनके अच्छे काम को इंकरेजमेंट गवर्नमेंट ने दी कि देखो तुम वीसीसी से जितना पैसा पाओगे ना, उन सब पे टैक्स नहीं लूंगा मैं। सबको बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है सबको? यही है ये सेक्शन, आइए पढ़ते हैं। एनी इनकम ऑफ अ वेंचर कैपिटल कंपनी और वेंचर कैपिटल फंड। कौन होता है वेंचर कैपिटल कंपनी और वेंचर कैपिटल फंड? जो पैसे लगाता है। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में, वहां से जो इनकम आएगी, शैल बी एग्जेम्प्ट। वीसीसी विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। VCC मतलब वेंचर कैपिटल कंपनी will be exempt from tax irrespective of the nature of business carried out by the VCU। अब ये जो VCU ये कौन सा धंधा कर रहा है इस बात से मतलब नहीं है, कह रहा है। फिर सरकार कह रही है इसकी कौन सा धंधा कर रहा है इससे मतलब नहीं है, जो भी धंधा करना हो करे, और जो भी तुमको पैसा देगा VCC, तुम याद रखना वो एग्जेम्प्ट है, as long as it satisfies the condition imposed by SEBI। लेकिन वो इनकम तभी तक एग्जेम्प्ट है, ये जो आ रही है ये तभी तक एग्जेम्प्ट है जब ये वीसीयू सेबी की इम्पोज्ड कंडीशन को कंप्लाई करता है। ओनली इफ ही सेटिस्फाइज कंडीशन ऑफ सेबी। अब मैं आपको ये बात समझाता हूं कि ये क्या चीज कहना चाहती है सरकार। वीसीयू जो भी पैसा देगा, इनकम देगा किसको? वीसीसी को, वो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन वो तभी तक एग्जेम्प्ट होगा जब तक वीसीयू सेबी की कंडीशन को कंप्लाई करता है। अब सेबी ने क्या कंडीशन लगाया है? सेबी ने कंडीशन लगाया है कि वीसीयू तुमको पब्लिक इशू नहीं लाना है, शेयर इशू नहीं करना है, पब्लिक से पैसा नहीं बटोरना है।
जिस दिन तुम पब्लिक से पैसा बटोर लोगे वीसीओ, उस दिन जब तुम इनकम दिया करोगे इसको भी, तो इसके हाथ में, वीसीसी के हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अब हम आपको समझाते हैं कि ये क्या, इस बात का बेसिकली मतलब है क्या। एक बात बताइए, ये नॉलेजेबल बंदा पहले दिन ही क्या करता? बैंक को अप्लाई करता। छोड़ दीजिए, मान लीजिए इसको वीसीसी नहीं मिलता और ये वीसीयू नॉलेजेबल बंदा बैंक को अप्लाई करता, मुझे लोन दे दो, मुझे धंधा करना है, बैंक देती? मैंने कहा नहीं। कि पब्लिक इशू लाता, पब्लिक से कहता शेयर के जरिए पैसा दो, आप सबको कंपनी में शेयर होल्डर बना दो, मैं बिजनेस करूंगा। कोई पैसा देता? कोई नहीं देता। अरे हम शेयर रिलायंस जैसी कंपनी का खरीदते हैं, अंबानी पैसा मांगेंगे शेयर के जरिए हम दे देंगे। अरे कोई नया नवेला बताएगा कि बड़े नॉलेजेबल है, पैसा दो, कंपनी में शेयर होल्डर बनो, कोई नहीं देगा। लेकिन जरा एक बात बताओ, 5 साल के अंदर पूरी दुनिया को ये पीट के दिखा दिया है कि हम धंधा कर सकते हैं और कमा सकते हैं। अब लोग इसकी कंपनी का शेयर खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? अब जब ये कमाने लग जाएगा ना, शेयर उसी कंपनी का बिकता है जो कंपनी कमाती है, जो दिखा सकती है कि मेरे में ताकत है पैसा कमाने का। अगर ये 5 साल में ये दिखा दिया कि ये ताकत है इसके में पैसा कमाने का, तभी तो पब्लिक शेयर के जरिए पैसा देगी और तभी तो ये शेयर के जरिए मांगेगा पैसा। जब इसको अपनी औकात समझ में आ जाएगी ना कि हाँ, अब अगर हम पब्लिक से कहेंगे कि मेरी कंपनी का शेयर खरीदो, मुझे 100 लाख करोड़ रुपए चाहिए, जब ये अपनी औकात नाप लेगा कि पब्लिक इतना दे देगी, तभी तो ये शेयर इशू लाएगा। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? कह रही है पब्लिक इशू ला रहे हो वीसीयू, इसका मतलब तुम वो पुराने वाले गरीब आदमी नहीं रहे, अब तुम रईस हो गए हो, बड़े आदमी हो गए हो। अब बड़े आदमी हो गए हो और तुम अभी इसको इनकम दे रहे हो, तो इसको भी एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये बड़े आदमी को पैसा दिया है, ये माना जाएगा। हम एग्जेम्प्ट इनकम क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये ना एक गरीब आदमी को पैसा दिया था, और आज तुम शेयर इशू कर ले रहे हो। अरे बहुत बड़े आदमी हो गए हो तब जाके शेयर इशू कर रहे हो, और इसलिए आज के बाद तुम जब इनकम इसको दोगे वीसीसी को, तो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी वीसीसी। तो वीसीसी की इनकम तभी जब एग्जेम्प्ट भी है जब तक वो आईपीओ नहीं लाता। पब्लिक से पैसा जिस दिन ले लिया, पब्लिक से पैसा लेने का मतलब समझो क्या है? कि हर कोई पैसा देने को तैयार है। जिस दिन शेयर इशू कर दिए ना, इसका मतलब है कि तुम्हारी औकात बहुत बड़ी हो गई है। उस दिन हर बैंक भी तुमको पैसा देने के लिए तैयार होगी। अब वीसीसी क्या है? ये तो दौड़ के पैसा देगा इस दिन। अब गवर्नमेंट कह रही है अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, अब तुम जो पैसा पाओगे वो टैक्सेबल है। समझ में आया सबको? चलिए, तो यानी छोड़ दीजिए, जब तक पब्लिक इशू नहीं करेगा तब तक क्या पोजीशन है? जितना भी पैसा वीसीसी को मिलेगा, जितनी भी इनकम वीसीसी को मिलेगी, वो सब एग्जेम्प्टेड है। अभी लास्ट लाइन ध्यान से सुनिए और खुद से समझने की कोशिश कीजिए। एनी इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग और रिसीव्ड बाय ए पर्सन आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन वीसीसी, वीसीयू में नहीं, कह रहा है जो लोग भी वीसीसी में पैसा लगाए हैं, और वीसीसी को वीसीएफ भी कहते हैं इसलिए, और वीसीएफ shall be taxable in the same manner, shall be taxable in the same manner or current year basis as if the person had made investment, direct investment in VCU. समझ में आया कुछ कि नहीं? अब ऐसे समझिए, इस वीसीसी ने इतना ज्यादा लिपाई पोताई हो गई है कि थोड़ा सा हल्का करें इसको। समझिएगा जरा, इस वीसीसी ने इसको कितने पैसे दिए हैं? 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ रुपए दिए। जरूरी है कि पूरे पैसे इसके पास हो? नहीं, हो सकता है इसके पास पैसे तो थे लेकिन 90 लाख करोड़ रुपए थे, अब इसको चाहिए था 100 लाख करोड़ रुपए। तो ये वीसीसी क्या करता है? दूसरे लोगों से कहता है, ये देखिए कई सारे लोग हैं, इन सबसे कहा हमें पैसे दो। समझिएगा ध्यान से, और इसने पूरा पैसा 100 लाख करोड़ रुपए बनाया और किसको उठा के दे दिया? वीसीयू को दे दिया। अब अगली बात करते हैं, अब जब वीसीयू इनकम देगा वीसीसी को, तो क्या वीसीसी फर्दर इनकम इन लोगों को नहीं देगा? बिल्कुल देगा, ये लोग भी तो पैसे लगाए हैं।
अब सरकार हमारी क्या कह रही है? कह रही है इनको जो इनकम आएगी, ये बाकी लोगों को जो कहां पैसा लगाए हैं, वीसीसी में लगाए, इनकी इनकम पर टैक्स ऐसे ही लगेगा जैसे कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट, इनकी इनकम पे टैक्स ऐसे ही लगेगा जैसे कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कहां कर रखी है, डायरेक्टली इन वीसीयू। मतलब इनकी इनकम पे टैक्स ऐसे ही लगेगा, ये मान लिया जाएगा कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं की है, इसी में की है। अच्छा एक बात बताइए, अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट इसमें की है तो इसकी इनकम क्या होनी चाहिए? एक्सेप्ट, टैक्स नहीं लगना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि यहां से जो इनकम इनके पास आ रही है ये भी क्या है? एग्जेम्प्ट है इनके लिए। सरकार सीधे मुंह नहीं बोल सकती है, पता नहीं क्यों इतनी टेढ़ी बात बोलती है। सीधे बोलना चाहिए कि जो वीसीसी में इन्वेस्ट करेगा उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन कितना कॉम्प्लेक्स बना देती है। जानते हो इनकम टैक्स को कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया गया है? सबकी समझ में ही ना आए। आप सब ये पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है इनकम टैक्स मुश्किल है तो अच्छी बात है कि आसान होता तो अच्छी बात होती? चतुर हो आप लोग। मुश्किल है तभी अच्छी बात है, क्योंकि अगर मुश्किल है तभी तो लोगों को नहीं समझ में आएगा और तभी तो आप लंबी लंबी फीस चार्ज करोगे लोगों को समझाने की। ये बात आप सभी प्रोफेशनल बनोगे और क्लाइंट आपके आगे पीछे इसीलिए दौड़ेगा क्योंकि उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। इनकम टैक्स हिंदुस्तान का सबसे कठिन लॉ है, इट्स द टफेस्ट लॉ ऑफ इंडिया। एंड बिलीव मी, आपके लिए ये मैं बहुत ही आसान बना दूंगा। आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये कानून बना क्यों है ऐसा। मतलब सिर्फ कानून क्या है ये नहीं समझेंगे आप, ये ऐसा क्यों है ये भी समझेंगे आप। और जब भी फ्यूचर में कभी ये कानून बदलेगा, कोई भी परिवर्तन आएगा तो आप समझ जाएंगे हाँ यही वजह है इसके बदलने की, क्योंकि लोगों ने ऐसा किया होगा। क्योंकि आप इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं और हर एक बात को समझ रहे हैं कि मार्केट में क्या होता है। इनकम टैक्स इज समथिंग विच इज डेराइव्ड फ्रॉम मार्केट। पब्लिक खेल खेलती है, सरकार कानून बनाती है। और जब हम वो खेल समझने लग जाते हैं, वो गेम समझने लग जाते हैं, तो हम लॉ को बड़ी अच्छे से समझने लग जाते हैं। तो क्या था कानून? एनी इनकम एक्रूइंग अराइजिंग और रिसीव बाय ए पर्सन आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन वीसीसी। जो भी बंदा वीसीसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है शैल बी टैक्सेबल इन द सेम मैनर। उसके ऊपर टैक्स बिल्कुल उसी तरीके से लगेगा एज इफ द पर्सन हैज मेड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन वीसीओ। उसे टैक्स बिल्कुल उसी तरीके से देना होगा जैसे कि उसने डायरेक्ट वीसीयू को पैसा दे रखा है। और अगर आप डायरेक्ट वीसीयू को पैसा देते तो आपकी इनकम एक्सेम्प्ट होती। कहने का मतलब यह है कि जब वीसीयू इसको देगा तो भी इनकम एक्सेम्प्ट और ये इनकम इसको देगा तो भी एक्सेप्ट। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे आप? वीसीयू में लगाने वाले का पैसा एक्सेप्ट है और जो वीसीसी में पैसा लगाता है उसकी भी इनकम एक्सेप्ट है, क्योंकि वीसीसी में पैसा लगाएंगे तभी तो वीसीसी के पास पैसा आएगा और वो कहां जाएगा? वीसीयू के पास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनकम ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन समझते हैं? व्यापार मंडल, बिजनेस एसोसिएशन, इसको कहा जाता है ट्रेड यूनियन। ठीक है, फॉलोइंग इनकम ऑफ ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट और एन एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर यूनियन शैल बी एग्जेम्प्टेड। व्यापार मंडल तो आप सुने होंगे ना, हर लोकेलिटी में हर एरिया का अपना अपना व्यापार मंडल होता है। उसके जितने भी व्यापारी होते हैं पर्टिकुलर एरिया में वो यूनाइटली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी परेशानी आए, कुछ भी हो तो वो व्यापारी आवाज उठा सके मिलके। भाई मिलके कभी भी कोई आवाज उठाई जाती है तो वो जल्दी सुनी जाती है, उस आवाज में दम होता है। तो लोग इस तरीके के संगठन बनाते हैं, व्यापारी लोग संगठन बनाते हैं अपने अपने एरिया का। तो ट्रेड यूनियन की जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्टेड होती है। अब ये यूनियन आप कहेंगे कि इनकम कहां से आएगी? अब ये यूनियन, कोई भी यूनियन चलता कैसे है? हर मेंबर उसमें मंथली कुछ ना कुछ पैसे डालता है। अरे भाई यूनियन है तो निश्चित है कभी कभी मीटिंग करेगा, गेट टुगेदर करेगा, पार्टी भी करेगा, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसकी भी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी, पैसे लगेंगे। उस एसोसिएशन में कुछ ना कुछ स्टाफ रखे जाएंगे ताकि वो एसोसिएशन की जो भी
एक कार्य है उसको करता रहे। तो एसोसिएशन के जो मेंबर्स होते हैं, जो व्यापारी वर्ग होता है, वो क्या करता है, उसमें कुछ पैसे देता है हर महीने। अब जब पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो निश्चित है उस पैसे को कहीं बैंक में रख दिया जाता है, उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली जाती है जो किसकी है, किसी व्यापारी की नहीं है, वो व्यापारी के संगठन की है। तो बैंक में पैसा है तो भाई इंटरेस्ट आएगा। व्यापारियों ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो हो सकता है फर्दर अब उसको किराए पे दे दे तो किराए की इनकम आ रही है। आपको पता क्या रहा है यहाँ पे कि अगर कोई व्यापार मंडल की इनकम आती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो वो एग्जेम्प्टेड है, अदर सोर्सेज की इनकम है तो एग्जेम्प्टेड है, और जनरली यही दो इनकम होती भी है। व्यापार मंडल के पास पैसा होता है जो बैंक में पड़ा है तो इंटरेस्ट आता है, आईयूएस, वो एग्जेम्प्टेड। और व्यापार मंडल वाली प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो उससे प्रॉपर्टी पे इनकम है, व्यापार मंडल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो उस पे क्या होता है, किराए वगैरह की इनकम आती है, वो भी एग्जेम्प्टेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और तो कोई खास इनकम होती नहीं है इनकी, ठीक है। मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट इंडिया में बड़े सारे बहुत बड़े बड़े ट्रेड एसोसिएशन हैं, बहुत बड़े बड़े वाले ट्रेड एसोसिएशन। फिक्की सुना है आपने, FICCI, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। इसके पास दिल्ली में इतनी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जिनका किराया घंटों में आता है। मतलब वो प्रॉपर्टीज इस तरीके से किराए में देते हैं कि 3 घंटे के लिए आप किराए पे ले लीजिए, बड़े बड़े ऑडिटोरियम से इनके पास, ठीक है, 3 घंटे का किराया 40,000 रुपया, और एक एक दिन का एक एक प्रॉपर्टी का लाखों रुपए का किराया आता है। इतनी बड़ी एसोसिएशन है, इसमें रिलायंस जैसी कंपनी मेंबर्स हैं। जैसे सोचिए, रिलायंस जैसे लोगों का संगठन है, ठीक है, तो बहुत बड़ा व्यापार मंडल होगा ये। भाई अंबानी जी वहां जाते हैं उस संगठन में, तो निश्चित है ये बड़े एसोसिएशन है, ठीक है, जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मेंबर हैं तो ये लोग मंथली बहुत बड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो इस एसोसिएशन के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। तो इनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज दोनों इनकम एग्जेम्प्ट होती है। नेक्स्ट देखिएगा, इनकम ऑफ सिक्किमीज इंडिविजुअल। गवर्नमेंट ने सिक्किम के इंडिविजुअल की इनकम एग्जेम्प्ट कर रखी है। आपको पता है सिक्किम एक लेस पॉपुलेटेड स्टेट है। वैसे तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन सिक्किम स्टेट में पॉपुलेशन कम है कंपैरेटिवली, और इनफैक्ट बहुत कम है, कंपैरेटिवली नहीं, इट्स मच लेसर, बहुत कम है। गवर्नमेंट चाहती है सिक्किम में पॉपुलेशन बढ़े। एक्चुअली सिक्किम एक ऑलमोस्ट अंडर डेवलप्ड स्टेट है, वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो लोग वहां रहना ही पसंद नहीं करते हैं। और सच बात यह है कि सिर्फ कोई रहेगा ही नहीं तो काम भी कैसे होगा। अब कोई इंडस्ट्री भी वहां लगाना नहीं चाहता है, क्यों? क्योंकि कहता है सिक्किम में है कहां लोग, काम करने के लिए भी लोग नहीं मिलेंगे, सिक्किम के लोग तो पहले ही बाहर चले गए हैं। गवर्नमेंट कह ऐसे तो सिक्किम खाली हो जाएगा दिन प्रतिदिन, हर दिन लोग मूव करना शुरू कर दे बाहर तो सिक्किम तो खाली हो जाएगा पूरा। तो गवर्नमेंट ने कहा कुछ करना होगा, कुछ करना होगा, क्या किया जाए? तो देखिए कानून क्या बनाया। द फॉलोइंग इनकम विच एक्रूज और अराइजेस टू अ सिक्किमीज इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। अगर आप सिक्किम के इंडिविजुअल हैं तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। किस पे? फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। अगर सिक्किम स्टेट में बैठ के आपके पास कोई भी सोर्स से इनकम आती है, चाहे आपके पास सैलरी आ रही हो सिक्किम में, चाहे आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, बिजनेस की इनकम हो, कैपिटल गेन की हो, अदर सोर्सेज, किसी पे गवर्नमेंट के टैक्स नहीं देते। जाओ, तुम्हारी कोई भी इनकम सीधे कह रही है गवर्नमेंट, तुम अगर सिक्किम में हो, सिक्किम के इंडिविजुअल हो, मैं कोई इनकम पे टैक्स नहीं देती। बताइए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अब बेसिकली बताइए थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं, लोग रुकना पसंद करेंगे कि नहीं? हाँ, थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। और बाकी लोग भी वहां जाके बिजनेस करना पसंद करेंगे, सिक्किम के इंडिविजुअल बनना पसंद करेंगे। तो उल्टा जो लोग सिक्किम के बाहर जा रहे थे, अब कुछ लोग सिक्किम आने की सोच रहे हैं कि काम करते चलो सिक्किम चलते हैं, ठीक है। एक बात और कही गवर्नमेंट ने, डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज फ्रॉम एनी प्लेस। अब बताइए हम सिक्किम में हमने एक कंपनी का डिवेंचर खरीद दिया जो महाराष्ट्र की है, अब वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, कि ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा? हाँ, डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम पूरे कहीं से भी आ रही हो एग्जेम्प्ट है, और बाकी इनकम सिक्किम से अगर आ रही होगी तो एग्जेम्प्ट है। फिर से रिपीट करते हैं, इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम सिक्किम के इंडिविजुअल को पूरे हिंदुस्तान से कहीं से भी आ जाए एग्जेम्प्ट है, और बाकी इनकम अगर सिक्किम से आ रही है तो एग्जेम्प्ट है। क्लियर बात सबको?
The exemption is not available to a Sikkimese women who on or after 1/4/2008 marries to an individual who is not Sikkimese. अब मान लीजिए सिक्किम की कोई लेडी है, उसकी शादी हो जाती है सिक्किम के बाहर, ठीक है, मतलब ऐसे इंडिविजुअल से जो सिक्किम का नहीं है, इज नॉट ए सिक्किमीज इंडिविजुअल। तो अब जब उसकी शादी हो जाएगी सिक्किम के बाहर, तो अब उस लेडी की इनकम एग्जेम्प्ट नहीं रहेगी। जैसे रिपीट करते हैं, एक सिक्किम की इंडिविजुअल है, सिक्किम की लेडी है, तो उसकी इनकम तो एग्जेम्प्टेड है क्योंकि सिक्किम में तो टैक्स लगता नहीं है। लेकिन उसकी शादी हो गई सिक्किम के बाहर, तो 1/4/2008 के बाद अगर उसकी शादी हुई है तो अब उसको टैक्स देना पड़ेगा अगर सिक्किम के बाहर उसकी शादी होती है। अच्छा, जो लोग की शादी 1/4/2008 के पहले ही हो गई है, जिन भी सिक्किम की लेडी की, उनकी इनकम आज भी टैक्स फ्री चल रही है, क्योंकि पहले ये कानून नहीं था। बाद में गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया कि जो लोग सिक्किम के बाहर शादी करेंगे सिक्किम की लेडीज, तो उनकी इनकम, वो सिक्किम इंडिविजुअल तो कहलाएंगे नहीं फिर उसके बाद शादी के बाद, तो ऐसे में उनकी इनकम पे टैक्स लगेगा। Exemption of amount received by an individual as loan under reverse mortgage scheme. अगर आपको कोई अमाउंट मिल रहा है, आप एक इंडिविजुअल है और आपको अमाउंट मिल रहा है विच इज लोन अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, आपको कौन सा अमाउंट मिल रहा है? आपको मिल रहा है लोन अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, तो ये एग्जेम्प्ट होगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर लोन है, लोन कोई इनकम थोड़ी ना होता है, हम 10 करोड़ रुपए का लोन ले लिए तो क्या मेरी इनकम हो गई क्या, उसमें टैक्स देंगे क्या? स्वाभाविक सी बात है, लोन इनकम थोड़ी ना होता, तो गवर्नमेंट क्यों चिल्ला के बोल रही है वो एग्जाम है उसमें टैक्स नहीं देना है? बेसिकली ये लोन कुछ अलग है। आपको जब हम ये लोन समझाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये नाम भर ही इसका लोन है, ये लोन है नहीं, ये है तो इनकम। सच मानिए, और ये आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बस इसका नाम ही लोन है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि लोन अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, क्योंकि ट्रू स्पीकिंग प्रैक्टिकली ये इनकम है। गवर्नमेंट कह रही है कि ये एग्जेम्प्टेड है, मैं इस पर टैक्स नहीं दूंगी, क्योंकि अगर ये सचमुच लोन ही होता तो भाई गवर्नमेंट क्यों बोलती कि ये एग्जेम्प्ट है? क्योंकि लोन कौन सा टैक्सेबल हो सकता है, ठीक है, तो वो तो भाई वैसे भी टैक्स, लोन पे टैक्स तो ही ना लग जाएगा, टैक्स तो इनकम पे लगता है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि ये एग्जेम्प्ट है। अगर ये सचमुच लोन होता तो गवर्नमेंट को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती ये एग्जेम्प्ट है। एक्चुअली ये ट्रू सेंस में इनकम है, इसलिए गवर्नमेंट बोल रही है ये एग्जेम्प्ट है। क्या होता है लोन अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, आपको ये समझाते हैं। देखिए है क्या, मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स हैं, ये बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अब ये दोनों ही काम नहीं करते हैं, और इनकी जो औलाद है, इनके बेटे हैं, वो निकम्मे हैं, प्योर निकम्मे, वो उनका देखभाल नहीं रख रहे हैं, सब कहीं कहीं चले गए हैं, ठीक है, और चले जाना ही नहीं सिर्फ है, मतलब भी नहीं रखते माँ बाप से। ये जो मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स हैं, इनके पास एक बड़ी प्रॉपर्टी है, इनके पास एक बंगलो है जिसकी मार्केट वैल्यू है 10 करोड़ रुपए, उसी में ये बुढ़ा बुढ़िया रहते हैं, लेकिन खाने के लिए पैसा नहीं है। 10 करोड़ का बंगला जरूर है, लेकिन बंगला थोड़ी ना खा जाएगा कोई आमदनी नहीं है, आज की तारीख में कोई इनकम नहीं है, क्योंकि ये लोग काम कर नहीं सकते हैं और बेटे इनका ध्यान रखते नहीं है। अब ऐसे जो बुढ़ा बुढ़िया हैं, ठीक है, बुरा ना मानिएगा बुढ़ा बुढ़िया कहना, अब मिस्टर एक्स मिसेस एक्स बार बार कहेंगे तो आपके दिमाग में पता नहीं वो पिक्चर इमेज क्लियर आएगी कि नहीं, बस इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। ये जो बूढ़े लोग हैं, इनके पास कोई आमदनी न होने के कारण ये एक बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे पास ये जो प्रॉपर्टी है 10 करोड़ रुपए की, इसे आप गिरवी रख लीजिए और मुझे हर महीने खर्चे के लिए 25,000 रुपए दे दिया करिए। ये बैंक के पास जाते हैं, कहते हैं प्रॉपर्टी गिरवी रख लो 10 करोड़ रुपए की और मुझे 25,000 रुपए घर खर्च के लिए हर महीने दे दिया करो। एक बात बताइए, आपके हिसाब से बैंक ऐसा करेगी कि नहीं? बैंक गिरवी रख के प्रॉपर्टी पैसे दे देगी? दे देगी, बड़े मजे से दे देगी। 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, बैंक को क्या रिस्क है, ठीक है, बुढ़ा बुढ़िया एक दिन ऊपर जाएंगे, बेच के प्रॉपर्टी पैसा निकल जाएगा, बैंक को कोई दिक्कत नहीं है। बैंक प्रॉपर्टी को गिरवी कर रखी हुई है और जो वो लोग बोलते हैं वो हर महीने उनको दे दिया जाता है।
कभी कभी वो लोग लमसम पैसा भी लेते हैं। वो बुढ़े बुढ़िया कह रहे हैं मुझे हनीमून मनाने जाना है स्विट्जरलैंड, हाँ हनीमून के लिए जा रहे हैं सब स्विट्जरलैंड। बैंक वाले को कहते हैं 5 लाख रुपया दे दो, दे देगा बैंक वाला, दे देता है। मगर 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, क्या दिक्कत है, दे दो 5 लाख रुपया भी दे दो, मजा लेने दो बुढ़ा बुढ़िया को। ठीक है, जीवन के आखिरी पलों में है सब, ठीक है, तो वो भी दे देते हैं। अब आप हमको ये बताइए, क्या ये लोग कभी लोन को पे करेंगे, वापस कर्जा अदा करेंगे बैंक का? क्या लगता है? विल दे बी एबल टू पे द लोन ऑफ बैंक? नो, नेवर। ये कभी भी लोन को पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी ना है। अल्टीमेटली एक दिन होना क्या है मैं आपको वो बताता हूं। एक दिन ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। ऊपर मतलब डेथ हो जाएगी इनकी, और जिस दिन ये ऊपर चले जाएंगे उस दिन बैंक के पास वो प्रॉपर्टी रह जाएगी। यही होगा, लोन कभी पे नहीं होगा। लेकिन जो हमारा सिस्टम है हमारे देश का, वो यही है कि मां बाप की प्रॉपर्टी बच्चों की ही होती है। तो वो जो निकम्मी औलाद थी जिन्होंने मां बाप का कभी ख्याल नहीं रखा, बैंक वाले सबसे पहले उन्हीं को फोन करेंगे और कहेंगे कि आपके माता पिता ने टोटल अभी तक मुझसे 15 लाख रुपए लिया था, जो इंटरेस्ट मिला के 20 लाख रुपए होता है, इसे दीजिए और अपनी 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले लीजिए। सोचिए जरा सा, वो निकम्मे औलाद के पास प्रॉपर्टी वापस आएगी? आएगी। माँ बाप की प्रॉपर्टी उन्हीं के पास जाती है। ठीक है, अगर माता पिता ने कोई पावर ऑफ अटर्नी किसी और के नाम नहीं लिखी है तो बाय डिफॉल्ट तो उन्हीं को जानी है। बैंक भी रख नहीं सकती है, भले उनके पास गिरवी पड़ी है, रख नहीं पाएगी, देनी तो बच्चों को ही पड़ेगी। यही लीगल है। अब बच्चे क्या करते हैं, या तो वो पैसे देते हैं बैंक को और क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को रिलीज करा देते हैं, और या फिर बच्चे मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर नहीं दे पाते हैं तो उस हालात में क्या होता है, बैंक उस प्रॉपर्टी को बेच के पैसे रियलाइज करती है और अपना पैसा रखने के बाद बाकी पैसा उनकी संतान को ही देती है, देना भी पड़ेगा। यानी कुल मिला के पैसे तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी बेच के भी किसके पास आए, उन्हीं की निकम्मी औलाद के पास। ठीक है, अब आप समझिए, ध्यान से समझिए, जोर लगा के समझिए जरा, कि जब वो बुढ़ा बुढ़िया जीवित थे और उनके पास जो पैसे आ रहे थे, क्या वो लोन था? वो लोन नहीं था। भले उसको बोला क्या जाता है, लोन अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, लोन अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, लेकिन सच पूछिए तो वो लोन था ही नहीं। क्योंकि लोन वो होता है जिसे पे किया जाता है। इसका डेस्टिनेशन क्या था, आप ऐसे समझिए, पैसा मिल रहा था बुढ़ा बुढ़िया को, और बुढ़ा बुढ़िया भी जान रहे एक दिन ये प्रॉपर्टी चली जाएगी, ये उसी का पैसा आ रहा है। अरे लोन समझ के थोड़ी ना ले रहे थे वो लोग, वो जान रहे थे कि ये प्रॉपर्टी का ही पैसा आ रहा है। ऐसे समझो कि प्रॉपर्टी बिकेगी बाद में, लेकिन पैसा आना अभी से शुरू हो गया। और प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आता है ना, वो इनकम होती है। प्रॉपर्टी बिकी नहीं बच्चों, हम कहां कह रहे हैं प्रॉपर्टी बिकी, लेकिन समझो तो जरा, क्या ये कर्जा है? कर्जा नहीं है। अंदर से समझो, अंदर से समझो कि एक ना एक दिन होना क्या है, प्रॉपर्टी को बिकना है और पैसा आएगा बैंक के पास। वही पैसा बैंक पहले से ही उस बुढ़े बुढ़िया को दे रही है। ऊपर ऊपर से लोन बोला जाता है, लेकिन अंदर से वो आमदनी है, इनकम है, क्योंकि उसे पे नहीं करना कभी। अब अगली बात समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर बुढ़ा बुढ़िया चले गए, बुढ़ा बुढ़िया तो जो पैसा आ रहा है, एक ना एक दिन बुढ़ा बुढ़िया चले जाएंगे, और बुढ़े बुढ़िया चले जाएंगे तभी वो प्रॉपर्टी सेल होगी, क्योंकि जब तक जीवित रहेंगे तब तक उसी प्रॉपर्टी में वो रहेंगे भी। और अगर गवर्नमेंट ने इसको इनकम बोल दिया तो जितना बुढ़ा बुढ़िया पैसा उठाए थे वो इनकम बन जाएगी। अगर वो बोल दिए कि एग्जेम्प्ट नहीं है, सरकार बोल दी, तो जितना पैसा बुढ़ा बुढ़िया मरने से पहले लिए वो इनकम हो जाएगी। अब बुढ़ा बुढ़िया तो चले गए, तो उनकी इनकम पे टैक्स देने का दायित्व किसके ऊपर आ जाएगा? उसकी संतान के ऊपर आएगा कि नहीं?
बात समझ में आ रही है? अगर सरकार ने ये बोला कि जो पैसा बुढ़ा बुढ़िया लिए थे वो एग्जेम्प्ट नहीं है, तो ऐसे में उनके मरने के बाद जितना पैसा वो ले चुके थे मरने से पहले, वो बन जाएगी इनकम। और सिंस वो है नहीं इस दुनिया में, इसलिए उस पर टैक्स पे करने का दायित्व आ जाएगा उनकी संतान पे। और भारत सरकार कह रही है कि वो निकम्मी औलाद जिसने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा जीते जी, उनके मरने के बाद उसकी इनकम का टैक्स उससे नहीं लेंगे, उस निकम्मी औलाद से। गवर्नमेंट कह रही है आई डोंट वांट टैक्सेस फ्रॉम देम, और इसलिए गवर्नमेंट कह रही है एक्सेप्ट। गवर्नमेंट भी यहां पे इमोशनल हो जा रही है, कह रही है जिसने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा उस संतान से उस माँ बाप ने जो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के तहत पैसा उठाया था, उस पैसे का टैक्स उनसे नहीं लेना। हमको पाप लगेगा ऐसी संतान से तो टैक्स लेने में भी। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम यहां पे टैक्सेस नहीं लेंगे। आपको सुन के थोड़ा अचरज होगा, आपको लगेगा क्या गवर्नमेंट भी इमोशनल हो जाती है, कहती है नहीं लेंगे। आपको दिखाएंगे, आप देखिएगा, पूरे इनकम टैक्स की जर्नी करनी है आपको मेरे साथ, और आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट बहुत कुछ सोचती है, बहुत कुछ सोचा जाता है कानून बनाने के इससे पहले। ठीक है, बहुत बार इमोशन है, बहुत बार बहुत कुछ है। ठीक है, ग्रेजुअली सीखेंगे। कोई एग्जांपल नहीं ले सकते अभी आपके सामने। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी बातें आएंगी और आपको समझ में आएगा कि कानून बनाना इतना आसान चीज नहीं है। न जाने कितनी सारी चीजों को सोचा जाता है, समझा जाता है, फिर किसी लाइन को एक्ट में डाला जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं सबको? तो कुल मिला के कंक्लूजन पे आ जाते हैं सीधे। कहानी तो लंबी हो गई थी, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि कोई भी अमाउंट जो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के तहत बुढ़ा बुढ़िया उठा रहे हैं बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो कहलाता तो कर्ज है, वो कहलाता तो लोन है, लेकिन वो अंदर से इनकम होता है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है वो अंदर से इनकम है, लेकिन वो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं देना है। क्लियर है सबको? तो चलिए देखिए, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ लोन ईदर इन लमसम। ईदर इन लमसम का मतलब हमने बोला था ना, जैसे बीच बीच में सब लंबा पैसा भी उठा लेते हैं, हनीमून पे जाना है तो लमसम वाला पैसा, या फिर इंस्टॉलमेंट वाला पैसा। इंस्टॉलमेंट वाला जो महीना महीना लेते हैं सब घर खर्चों के लिए। इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज रेफर टू इन फलाना फलाना सेक्शन शैल बी एक्सेप्ट। सेक्शन याद नहीं करना है, शैल बी एक्सेप्ट। इनकम रिसीव बाय सर्टेन फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज की कुछ इनकम पे गवर्नमेंट कह रही है टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। ये तो हद अचरज वाली बात है, भरोसा ही नहीं हो रहा। फॉरेन कंपनी से तो गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेती है हमेशा। भाई हमारी भारत सरकार विदेशी कंपनियों से कम टैक्स क्यों लेगी या टैक्स माफ क्यों करेगी? वो तो ज्यादा टैक्स लेती है, 40% टैक्स लेती है। और जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं, स्वदेशी कंपनियां, उनसे 25% या 30% लेती है टैक्स, और विदेशी कंपनियों से 40%। फिर भी टैक्स माफ कर रही है, आप एग्जेम्प्ट कर रही है, क्यों? जरूर कोई बड़ी बात है, जरूर फॉरेन कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जिसके लिए हम एकदम ललायित हैं, बस कर दो भाई, तो इसलिए इनकम पे भी टैक्स माफ कर रहे हैं। आइए देखिए क्या है वो। एनी इनकम ऑफ अ फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया इन इंडियन करेंसी। एनी इनकम ऑफ अ फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया इन इंडियन करेंसी ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल के सेल से पैसा आता है, व्हाट इज क्रूड ऑयल? व्हाट इज क्रूड ऑयल? पेट्रोल, डीजल, राइट? क्रूड ऑयल के सेल से पैसा आता है, और सेल ऑफ एनी अदर गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कोई और गुड्स या सर्विसेज रेंडर करने से पैसा आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई की है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कुछ और नोटिफाई नहीं किया है, बस यही कहा है कि जो लोगों फॉरेन कंपनी के पास क्रूड ऑयल बेच के पैसा आता है, ठीक है, पेट्रोल डीजल बेच के पैसा आता है, किसको बेच के पैसा आता है? टू अ पर्सन इन इंडिया, shall be exempt from income tax subject to the following condition। अगर एक विदेशी कंपनी को पेट्रोल डीजल इंडिया में बेच के पैसे आते हैं, ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, तो उसे टैक्स नहीं देना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आपको लगता नहीं है कि हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल की आवश्यकता और है? हाँ, एक्चुअली रेट हाई होने के पीछे कारण भी यही है कि बेसिकली इसकी कंजप्शन जो है वो बहुत ज्यादा है।
और बहुत ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, सब बाहर से ही पेट्रोल डीजल आता है, इसीलिए तो इतना महंगा है। अगर हम अपने देश में एक्सट्रैक्ट कर रहे होते तो शायद रेट इतना ज्यादा नहीं होता। कंजप्शन बहुत है, इसलिए इंपोर्ट करना पड़ता है। कंडीशन क्या है देखिए, द रिसिप्ट ऑफ मनी इज अंडर एन एग्रीमेंट और एन अरेंजमेंट विच इज ईदर एंटर्ड इनटू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अप्रूव्ड बाय इट। कह रहा है कि अरेंजमेंट या एग्रीमेंट पैसा पाने का उस फॉरेन कंपनी का किसके साथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। The foreign company and the arrangement or agreement has been notified by the central government having regard to national interest in this behalf. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनी के इस एग्रीमेंट को नोटिफाई कर दिया है, एक अलाउ कर दिया है कि हाँ अगर इस एग्रीमेंट के तहत फॉरेन कंपनी आई है इसको टैक्स नहीं देना है। तीसरी बात, द रिसिप्ट ऑफ मनी इज द ओनली एक्टिविटी कैरीड आउट बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, द रिसिप्ट ऑफ मनी इज द ओनली एक्टिविटी। हिंदुस्तान में वो विदेशी कंपनी सिर्फ पैसा ले रही है, इतना ही कर रही है। मतलब क्या है, भारत सरकार ये कह रही है एक विदेशी कंपनी तुम अपने देश से पेट्रोल डीजल निकालो और ला के हमारे देश में दो, तो हम तुम्हारी इनकम जो होगी पैसा पाने पे उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में आती है, यहीं पे पेट्रोल डीजल निकाल के हमें बेचती है, तो उसको टैक्स माफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार कह रही है जो हमारे देश में पेट्रोल डीजल वो तो हम निकाल ही रहे हैं, उसकी चिंता मत करो, तुम अपने देश वाला पेट्रोल डीजल दो। हमारे देश का पेट्रोल डीजल निकाल के हम ही को मत बेचो, उस पर टैक्स माफ भी नहीं करेंगे अगर ये करोगे तो। हमारे देश में जो पेट्रोल डीजल है, हमारी कंपनी तो है ही है, पेट्रोलियम कंपनी हमारे देश में खुद की है कि नहीं है बहुत सारी, उसको निकालने दो। हमारी सरकार कह रही तुम हिंदुस्तान में बस पैसा लोगे, इतना ही करोगे। इसका मतलब ये है तेल विदेश से निकालो, अपने देश से तेल निकालो और निकाल के हिंदुस्तान में बेचो, यहाँ पे बस पैसा लो, इतना काम करो, तुम्हारी इनकम एग्जेम्प्ट कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली हम इंकरेज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों को हमारे देश में तेल बेचने के लिए। ठीक है, जब हम टैक्स माफ कर देंगे ना, तो इससे ज्यादा से ज्यादा कंपनियां हमारे देश में तेल बेचना चाहेंगी, और जब हम ज्यादा से ज्यादा कंपनियां हमारे देश में तेल बेचना चाहेंगी तो हम उनसे नेगोशिएट कर सकेंगे। देखिए जब सेलर ज्यादा होता है ना, जब मेरे पास 100 लोग खड़े हैं बेचने के लिए, तो हम बोलेंगे इतने का दोगे, इतने का दोगे, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है इतने सारे लोग बेचने के लिए खड़े हैं। जब एक आदमी खड़ा रहता है तो ये नहीं बोल पाते इतने का दोगे, बोल देगा नहीं देंगे, और हमको तो चाहिए, अब करें क्या? तो नेगोशिएशन की पावर तभी आती है जब सप्लायर ज्यादा हो, और सप्लायर ज्यादा तभी होंगे जब उनको कहेंगे आइए इंडिया में तेल दीजिए, हम आपकी इनकम एग्जेम्प्ट कर दे रहे हैं। ठीक है ये बात। तो ये कहानी थी सेक्शन 10 की, सभी एग्जेम्प्ट इनकम को हमने पढ़ लिया।